वालेकुम एवरीवन। तो हमने जीआईटी स्टार्ट की हुई है, जीआईटी पैथोलॉजी, और उसमें अब हम आए हैं अपने देखा जाए तो एक आखिरी टॉपिक पे जो कि है इंटेस्टिनल पैथोलॉजी। लेकिन ज़ाहिर है हमारा लिवर और पैनक्रियाज अभी रहते हैं जो अलग चैप्टर्स हैं। अच्छा जी, इंटेस्टिनल पैथोलॉजी जो है ना, ये आपकी अगर मैं मीडियम रॉबिन्स की भी बात करूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी बातें हैं। और अगर यील्ड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से उतना ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं आता आपके एग्जाम में जितना ज़्यादा लिखा हुआ है। इससे पहले जो थे स्टमक, ओरल कैविटी और जो आपका इसोफेगस वगैरह, वो ज़्यादा हाई यील्ड थे एज कम्पेयर टू इंटेस्टिन्स। तो प्लीज़ रिमाइंड दिस, सॉरी, अपने जहन में इस बात को रखें कि मैं इसमें इस तरह से पैटर्न रखूंगी फॉलो अप का कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगी और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन बाकी चीज़ों को मैं टच करते हुए ज़रूर गुजरूंगी, लेकिन उतना ही बताऊंगी जितना एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हमारा सारा सिलेबस काफ़ी हद तक एग्जाम से पहले कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्टिंग विद इंटेस्टिनल पैथोलॉजी। आपको पता है कि इंटेस्टिन हमारे पास इसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टिन दोनों आते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन भी आप मतलब लाइक ऐसे कर्व्ड से और सारे एरियाज आपको अच्छे से पता है, और लार्ज इंटेस्टिन हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम द सीकम, उसके नीचे अपेंडिक्स होती है, फिर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड रेक्टम, और रेक्टम के बाद फिर हमारे पास एनस आ जाता है। तो ये आपका इंटेस्टिन है। और इसकी अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो इंटेस्टिन में भी उसी तरह म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस लेयर और सिरोजा होता है। सिरोजा का मतलब ये कि सारी की सारी इंटेस्टिन को पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे जो बाकायदा से ना लिम्फोइड टिश्यू एक प्रेजेंट होता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। इस तरह से आपको पर्पल कलर के पैचेस नजर आते हैं बहुत सारे। ठीक है, आपने अपनी हिस्टोलॉजी जब पढ़ी होगी तो ड्रॉ भी की होंगी, इनको हम कहते हैं पायर्स पैचेस। तो ये लिम्फोइड टिश्यू इतना ज्यादा अल्लाह ताला ने इस वजह से इंटेस्टिन में दिया हुआ है, क्योंकि जब हम खाना वाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। कुछ माइक्रोब्स तो स्टमक के एसिड में मर जाते हैं, और बाकी जो रह जाते हैं उनको जब इंटेस्टिन में खाना आता है तो उनको ये वाले जो लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पायर्स पैचेस होती हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सारी बातें इसलिए अपने जहन में रखनी है क्योंकि आपको आगे वाली बातें समझना आसान हो जाएगी। तो इंटेस्टिन्स में हम 3-4 मेजर बातें पढ़ेंगे, मतलब मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स जो होंगे इंटेस्टिन के, वो जो भी हम स्टार्ट करने लगे हैं। फिर हम वैस्कुलर डिसऑर्डर्स इंटेस्टिन के पढ़ेंगे। फिर एक हम डायरियल डिजीजेस पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो डायरिया कॉज करें। और फिर जाहिर सी बात है पॉलिप्स और नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो इन 4 मेन हेडिंग्स के अंडर हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि इंटेस्टाइन में आपकी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं भी रास्ता रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास कोई मसला बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टिन है या आपकी लार्ज इंटेस्टिन है, ठीक है, खाना उसमें से गुजर के आगे जाना है। कोई जगह अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो खाना आपका जो बना हुआ है, मतलब जो आपने खाया, वो आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो वो जगह डायलेट हो जाएगी और आगे आपकी फीसेस पास आउट नहीं हो सकेंगी। ठीक है, तो काफी सारे कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन को 4 ये चीजें हैं जिनको हमने मोटा मोटा सा पढ़ना है। फिर एक हर्शस्प्रंग डिजीज है जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रक्शन में। सबसे पहली चीज है हर्निएशन। हर्निएशन खुद कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। हर्निया क्या होती है, बहुत ही कॉमन चीज है एक हर्निया। आपने बहुत दफा पढ़ा भी होगा और बहुत जगह नाम भी सुना होगा। आपके पास, मैंने भी कहा कि इंटेस्टाइन जो है सारी की सारी, ये बहुत ही, आपने देखा है ऐसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है खासतौर पे, कितनी मोबाइल सी चीज लगती है। लाइक आपको ऐसे इतने ज्यादा लूप्स बने हुए होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूव भी कर लेते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है, सारे इंटेस्टाइन को आपकी पेरिटोनियम एक शीट है जिसने कवर किया हुआ है। तो अगर आपके पास कहीं भी कोई छोटा सा भी डिफेक्ट होगा तो क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन है ये बहुत ऐसे मूवेबल सी चीज है जो कि अंदर पैक हुई हुई है। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर पैक होती है, उसका दिल करता है कि जहां से भी उसे स्पेस नजर है वहां से निकल के बाहर चली जाए। अगर इसे कहीं भी हमारी इंटेस्टाइन को डिफेक्ट नजर आता है तो ये क्या करती है कि ये उस डिफेक्ट में से निकल के कोई एक लूप इसका बाहर आ जाएगा, प्रोट्यूड आउट कर जाता है। और वो जो इंटेस्टाइन का लूप किसी डिफेक्ट से बाहर निकल आता है, अपना सर निकाल लेता है, प्रोट्यूड कर लेता है, उसको हम कहते हैं हर्निया बन गई है। ठीक है, तो उसको हम एब्डोमिनल हर्निया, हमारे पास बहुत कॉमनली किस जगह पर होती है, जो सबसे फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ एरिया वो है हमारा अम्बलाइकस। अम्बलाइकस इज अ फिजियोलॉजिकल स्कार। आपको पता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी यहाँ पर हमारे अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच होती है, तो एक फिजियोलॉजिकल स्कार है जो हमारे एब्डोमेन पे है, जिसको होना ही होना है। एरिया ऑफ वीकनिंग है ये। सबसे कॉमनली यही होता है कि आपका जिन लोगों में, खास तौर पे जिनमें एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, यानी जो बहुत स्ट्रेनिंग करते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है जिनको, या फिर जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो प्रेशर जिन पे बहुत ज्यादा पड़ता है एब्डोमेन पे, उनमें क्या होगा कि ये इंटेस्टिन्स पे प्रेशर पड़ेगा तो उनको नजर आएगा कि यार अम्बलाइकस तो एक स्कार है, ये अम्बलाइकस के नीचे वाले
एरिया में निकल के बाहर आ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का अम्बिलिकस वाले एरिया पे आप देखें तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा नहीं होता, रिड्यूसिबल हर्निया होती है, तो वो तो सिर्फ जब खांसी करते हैं या उनका प्रेशर इंक्रीज होता है तब उनका अम्बिलिकस ऐसे बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका परमानेंटली लूप बाहर आया हुआ होता है, तो उनका हर टाइम अम्बिलिकस पे आपको स्वेलिंग नजर आती है, तो वो एब्डोमिनल हर्निया होती है। उसके अलावा हर्निया सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि एब्डोमेन का जो लूप है आपका वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जाके आपके इंग्वाइनल रीजन में भी स्वेलिंग क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। वो भी फिर दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। खैर उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ये हमारा टॉपिक इस वक्त नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज हर्निया और क्या टॉपिक और हर्निया किस तरह बनती है। तो हर्निया इज एनी लूप ऑफ बावल जो कि आपका किसी भी ओपनिंग से निकल के, किसी सर्जिकल स्कार मार्क, इवन अगर किसी की सर्जरी हुई है वहां से भी निकल के आ सकता है, ठीक है। और स्किन से बाहर कभी भी नहीं आता। निकलने से मुराद ये नहीं कि स्किन से बाहर आ जाएगा, उस स्कार मार्क या उस एरिया से बाहर आ जाएगा और स्किन में आपको एक स्वेलिंग के तौर पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा तो हर्निएशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अच्छा सॉरी इंग्वाइनल हर्निया में डिस्कस करें तो इंग्वाइनल हर्निया में ना हमारे पास एक बहुत ही बड़ा जो मतलब इंग्वाइनल हर्निया वो क्या है, आपके मेल्स में बहुत कॉमन है कि मेल्स में वी हैव इंग्वाइनल कैनाल ऐसे करके उनकी थाइज में होती है, जहाँ से टेस्टिस जो है वो डिसेंड करके नीचे आपके स्क्रोटम में आती हैं, ठीक है। अगर इंग्वाइनल कैनाल का जो पीछे वाला सुराख था, जो डीप इंग्वाइनल रिंग था, वो बंद ना हो तो क्या होता है कि सॉरी ये वाला तो सुपरफिशियल होता है, ये डीप होता है। तो डीप इंग्वाइनल रिंग अगर बंद ना हो तो उसमें क्या होता है कि कोई भी लूप ऑफ बावल यानी कि आपका इंटेस्टिन का पार्ट इसमें से पूरा का पूरा निकल के आके इस जगह तक आ सकता है आपकी, और यहाँ पर आपको जो स्क्रोटल एरिया उसके पास एक स्वेलिंग अपेयर होती है स्किन में, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इधर यहाँ पर एक एरिया होती है, वीकनिंग होती है, ट्रायंगल ऑफ हेजलबैक, उससे निकल के बाहर अगर आ जाए लूप ऑफ बावल तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो ये तो बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है, ठीक है। अच्छा हर्निएशन में कहती प्रॉब्लम ये होती है कि एक दफा लूप ऑफ बावल निकल तो आया किसी भी ओपनिंग से बाहर, सपोज ये जरा सा स्कार मार्क था, ये सुराख था और इसमें से ये लूप ऑफ बावल मेरा निकल के बाहर आ गया। अब एक तो तरीका ये है कि ये वापस आराम से चला जाए तो बात तो ठीक है, ये रिड्यूसिबल है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार सुराख इतना छोटा सा होता है कि लूप ऑफ बावल निकल के तो बाहर आ जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता क्योंकि वो सुराख छोटा सा होता है, और इंग्वाइनल हर्निया में अक्सर ऐसा ही होता है। तो जब वो वापस नहीं जा पाता ना तो उसके बाद यहाँ पर नेक ऑफ द जो लूप ऑफ बावल है, यहाँ जो वेसल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता से फंसने की वजह से उनमें ब्लड सप्लाई ज़ाहिर नहीं जा रही होती, तो इस आगे वाले एरिया का इस्कीमिया हो जाता है। और जब इस्कीमिया हो जाता है तो ये जो लूप है ये इधर हो जाता है स्ट्रेंगुलेट, उसको हम कहते हैं कि स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है। और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इवन सर्जिकल इमरजेंसी होती है, इन्हें फौरी तौर पे ट्रीट करना होता है हमने, अदरवाइज अगला जो पार्ट है उसकी गैंग्रीन हो जाती है, उसकी सेल डेथ नेक्रोसिस हो जाती है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती और शदीद पेनफुल कंडीशन होती है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। तो हर्निया में मसला यही होता है सबसे बड़ा कि वो फंस जाती हैं। अगली चीज़ है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस सिंपली ये होता है कि आपका जो लूप है इंटेस्टिन का, जो बावल का, सपोज वो नॉर्मल ऐसे वो किसी जगह से अगर खुद के अराउंड ही ऐसे ट्विस्ट हो जाए, ठीक है, और उसकी एक जगह जाहिर है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उसको हम वॉल्वुलस कहेंगे। और वॉल्वुलस जो है वो मोस्ट कॉमनली तभी होते हैं जो ओबीस लोग होते हैं उनमें ज़्यादा हो जाता है, बच्चों में हो जाता है क्योंकि बच्चों में भी मोबाइल ज़्यादा होती हैं इंटेस्टिन, तो वो जब आपस में ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा ना तो उसमें जो उसकी एरिया है जहाँ पर ट्विस्टिंग हुई है वहाँ पर वही बात है, वेस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और उससे आगे खाना नहीं आ सकता। मतलब हमारा जो सारा का सारा कायम चल रही होती है, जो स्टमक में कायम बनती है वो नीचे आती है इंटेस्टिन में, तो कायम आगे नहीं आ सकती और उसकी भी पीछे फंस जाती है और वेस्कुलर सप्लाई भी चली जाती है, तो बड़ा ये भी मसला हो जाता है। रॉबिन्स में काफ़ी अच्छी डायग्राम इसकी भी बनी हुई है। एडहेजन्स ये है कि आपके दो जो इंटेस्टिन के आपस में ये लूप्स हैं, सपोज एक ये है और दूसरा ये है, इनके आपस में जुड़ जाए, एडहेजन हो जाए, तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आगे आपके ट्रांसफर ऑफ द काइम में भी और विद इन मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। अच्छा फिर है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी डायग्राम देखें ज़रा। ओके जी, ये देखें इस डायग्राम में इंटरसेप्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और वो होता ये है कि आपका एक जो पिछला वाला मतलब लूप ऑफ बावल है जिसमें अभी फूड आया है और पेरिस्टालसिस चल रही है, वो इतने ज़ोर से पेरिस्टालसिस की उसने कि वो बजाय इसके कि वो रिलैक्स होता और अगले में खाने को जाने देता, वो खुद ही उठ के अगले में चला गया। अब ये आपको कौन सा एरिया नजर है? दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टिन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टिन शुरू होती है, ये इसकी सीकम है, ठीक है, और यहाँ से लार्ज इंटेस्टिन है। अब क्या हुआ है कि
ऐसे करके इसने आगे खाने को भेजना था, लेकिन ये इतने जोर से आ गया है कि लूप ऑफ बावल पिछले वाले की अगले में टेलीस्कोप होके आगे चलेगी। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घुस गई है। तो इस तरह जब टेलीस्कोपिंग हो जाती है, पिछला वाला लूप ऑफ बावल अगले में चला जाता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन। ये डायग्राम देखें, उससे बहुत ही अच्छा एक और क्लियर व्यू है, जिसमें एक लूप ऑफ बबल दूसरे मतलब एक पाइप है, ये खुला हुआ उन्होंने दिखाई, ये दूसरे अगले वाले के अंदर ही घुस गया। अब इसमें आप खुद देखें कि जब एक वाले पिछली चीज अगले के अंदर घुस गई, तो जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा, जब तक ये इसमें से वापस बाहर नहीं निकलेगा, तब तक इस सारे एरिया की वेस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। तो यहाँ पर शदीद किस्म के ऑब्स्ट्रक्टिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो इंटरसेप्शन मैंने आपको बताया, ये बेसिकली पिछला वाला जब आपका कंपोनेंट अगले में टेलीस्कोप होके चला जाता है तो इंटरसेप्शन हो जाती है। अब ये इंटरसेप्शन मोस्ट कॉमनली जो है ना बच्चों में होती है 2 साल या उससे कम के, और इसकी जो कॉज उन्होंने कही है वो तो ये कि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है फिर भी ऐसा हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो रोटा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बच्चों को देते हैं ना, वो वैक्सीन क्या करती है कि वैक्सीन जब भी जाएगी आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगी। तो रोटा वायरस की वैक्सीन से आपकी बॉडी में जाके जो पायर्स पैचेस है वो भी आपके लिम्फोइड टिश्यू है, इम्यूनिटी का टिश्यू है। पायर्स पैचेस का क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया सिर्फ रोटा वायरस से ही क्यों होता है ये बात हम बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश नहीं कर सके, क्योंकि किसी भी वैक्सीन से बॉडी की इम्यूनिटी तो एकदम से इंक्रीज होती ही है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली ये देखा गया कि रोटा वायरस की वैक्सीन जो है ना वो जाके आपके इंटेस्टाइन में जो पायर्स पैचेस अभी मैं आपको बताई थी उनका हाइपरप्लेजिया होता है। जब उनका हाइपरप्लेजिया होगा तो क्या होगा कि इंटेस्टाइन की वॉल हो जाएगी थिक उस एरिया से। तो वो जो थिक एरिया की वॉल होती है ना, उसमें मोस्ट कॉमनली ये होता है कि सपोज ये मेरे पास पिछला एक ये है, ये वाली जो वॉल अगली के अंदर चली जाएगी, वो तब जाएगी जब अगली वाला जो एरिया है वो थिक हुआ होगा, वो इंटरसेप्शन के लिए फेवरेबल एरिया होगा। तो मोस्ट कॉमनली इस वजह से बच्चों में होता है, अदरवाइज इसकी कोई बहुत डेफिनेट कॉज स्टेब्लिश नहीं है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब पिछला हिस्सा अगले के अंदर आ रहा है, मैंने बताया कि तो वेसल्स भी वो जो उस पिछले हिस्से की थी वो अगले के अंदर घुस के आ गई हैं। तो जब अगले के अंदर घुस के आ जाएंगे तो ज़ाहिर है उन वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, वो वेसल्स कंप्रेस होंगी, और कंप्रेशन की वजह से वहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई नहीं होगी, इस्कीमिया नहीं होगा, तो इन्फार्क्शन हो जाएगा, और इन्फार्क्शन जब उस एरिया का डेवलप हो जाएगा तो वहाँ पर शदीद ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर हम क्या करते हैं, हम एनेमा कंट्रास्ट एनेमा देते हैं। एनेमा से मुराद है कि आपको एनल केनाल से ही आप एक कंट्रास्ट डालते हैं, और वो आपको अच्छे से इमेजिंग में पता चल जाता है कि यार ये इंटरसेप्शन हुई है, और सर्जिकल इंटरवेंशन से फिर इसको ठीक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक ये चारों बातें तो पूरी होगी। हर्षवर्धन डिजीज अगले पार्ट में बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हो ये कैन आस्क मी। थैंक यू।